वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं। दैट इज़ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने आपको 3 चैप्टर के वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। आज हम चैप्टर 4 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट का लिटरल मीनिंग क्या है? ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी सो डैट इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड एडवांस। अगर हम सोसाइटी के आस्पेक्ट से देखें तो उसकी ग्रोथ होती जाए और उससे एडवांस हमारा समाज बने, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसके 2 बेसिक कंसिडरेशन हैं डेवलपमेंट के, जो हम इसके एट्रीब्यूट्स मेन 2 हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो डेवलपमेंट सोसाइटी की जो है, इसमें सोशली कितनी डेवलप है और इकोनॉमिकली कितनी डेवलप है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट इज़ अ राइज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ सोसाइटी। पर कैपिटा इनकम क्या है, साल में कितना प्रति व्यक्ति आमदन कितनी है, जीडीपी कितनी है। द एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर। अब हमारे देश में जीडीपी कैसे बढ़ेगी, पैसा कैसे आएगा? कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, फिशिंग, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग, माइनिंग, खुदाई से। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन इकोनॉमिक एंड सोशल नीड ऑफ पीपल। सो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उससे क्या हो जाएगा, क्यों ज़रूरी है वो? क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल, हमारी पैसे से, हमारी पूंजी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं और हमारी समाज की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उससे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव सोशल एंड कल्चर एनिमेट्स। अगर हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है तो हमारा सोसाइटी का लेवल, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी देश की किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? पहले है टोटल एरिया ऑफ कंट्री स्टेट्स। अब कंट्री का एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में है। जितना बड़ा देश होगा उतने बड़े वहाँ पे रिसोर्सेज लगा सकते हैं, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। साइज़ एंड रेट एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कितनी है, कितनी बढ़ रही है? ज़्यादा पॉपुलेशन है, एरिया कम है, रिसोर्सेज कितने हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुदरती रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी कितनी है, रिसोर्सेज कितने हैं जिसका यूज़ करके हम किसी देश को पाल सकते हैं। लैंड मैन रेशो, अब वो जो आपकी पॉपुलेशन है कितनी डेंस है, कितने लोग रह रहे हैं। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, उद्योग कितने लग रहे हैं, कैसी न्यू टेक्निक्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है, जॉब हैं, लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। लेवल ऑफ कितना रोज़गार है देश के लोगों के पास। पर कैपिटा प्रोडक्शन कितनी है, कितना चीज़ें पैदा हो रही हैं, कितना उसकी सेल हो रही है। एजुकेशन बैकग्राउंड, लोग कितने पढ़े हैं, लिटरेसी रेट क्या है। रेशियल कंपोजिशन, उसमें किस तरह के लोग रह रहे हैं, कोई रेसिज्म, कोई कास्टिज़म तो नहीं है। इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या क्या है देश की। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिससे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ किसी भी देश की इफ़ेक्टेड होती है। दो द एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी वायबल है। इट हैज़ लिमिटेड स्कोप फॉर इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम। इट हैज़ लिमिटेशन टू लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो आपकी खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है, उससे उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके ऊपर ज़्यादा लोग गुजारा नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है, लोगों के पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं, तो ये थोड़ा लिमिटेड है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ज़्यादा डिवर्सिफाइड है, जो उद्योग होंगे उससे ज़्यादा हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स सोशल डेवलपमेंट, जो सामाजिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट जो हैं कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ हैं। सोशल डेवलपमेंट क्रिएट द सोशल नीड, हमारी जो सोशल नीड्स हैं वो पता चलती है। लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, हमारी उम्र कितनी होगी। गुड मेडिकल एंड हेल्थ केयर, हॉस्पिटल कितने हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है, वुमेंस की क्या वैल्यू है, जहाँ सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, फीमेल फिटिसाइड तो नहीं है, लड़कियों की अर्ली मैरिज तो नहीं है, कोई अलग जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में वो अब कितनी हैं, क्या फ़र्क पड़ा है। एब्सेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, लेट मैरिज हो रही है, जो जल्दी मैरिज हो रही है, बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए है,
वो ज़्यादातर अपनी वेल्थ जो है सोशल समाज के लोगों की नीड्स के ऊपर लगाता है। बट कई ऐसे देश हैं जैसे इंडिया है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग बेसिकल एनिमिटी टू पीपल। अभी हमारे पास बेसिक्स नीड्स नहीं है। अभी कई ऐसे घर हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, एजुकेशन नहीं है। दे हैव नॉट एबल टू अचीव एक्सेप्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड। अमंग द सोशल नीड एजुकेशन इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस। सामाजिक ज़रूरतों में सबसे ज़्यादा नाम आता है एजुकेशन का। इससे पॉपुलेशन रिड्यूस होती है। एविडेंट फ्रॉम एजुकेशनल पीपल हु जनरली लिमिटेड देयर फैमिली साइज टू 1 or 2 चिल्ड्रन। जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, उससे लेट मैरिज करते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होते। एजुकेशन जो है वोकेशनल फैसिलिटी बढ़ाती हैं, लोग अपना काम कमा के खा सकते हैं, कोई ना कोई अपना रोज़गार कितना शुरू कर सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज़ एजुकेशन लेवल ऑफ वोमन काफ़ी लो है। डेट्स वाई दे डू नॉट एन्जॉय द रिस्पेक्टेबल स्टेटस इन सोसाइटी। कई ऐसी कंट्रीज़ है उसमें लड़कियों को नहीं पढ़ाते। पहले इंडिया में भी ऐसा था, लड़कियों को नहीं पढ़ाना। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिहाद है, या वहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो इसलिए लड़कियों की वैल्यू इतनी नहीं है। होएवर इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया में आज़ादी के बाद वुमेन का स्टेटस काफ़ी बड़ा है और दे हैव एनी फील्ड हार्डली जहाँ उनको जॉब नहीं मिली। हर एक फील्ड में जो आप लड़कियां हैं, और इससे जेट ए लॉट रिमेन टू बी ना। अभी कई कुछ करना बाकी है। लड़कियों का चाहे स्टैंडर्ड बड़ा है, उनको रोज़गार मिला है, जॉब कर रही हैं, पढ़ रही हैं, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं एशियन कंट्री की। ये एजुकेशन की कमी और पुअर फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से होता है। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ कपल, जो लाइफ है फीमेल में, हस्बैंड वाइफ कितना जिएंगे, गुड मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर डिपेंड करता है। ये भी एक सोशल नीड है। सो डेवलप कंट्री के काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं हेल्थ, हाइजीनिक एंड हेल्थ केयर के लिए। USA $156 लगा देता है हर साल हेल्थ के लिए। WHO एट इंटरनेशनल लेवल डूइंग ग्रेट जॉब, वो भी काफ़ी फंडिंग कर रहा है। कई ऐसी बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया, TB हो गई, टाइफाइड हो गया, इनको रोकने के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए फ़ंडिंग करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रही है वोमेन एंड चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ एज मेजर सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। खेती बाड़ी और उद्योग जो हैं ये डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट है। ये कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे, और मुझे उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो एग्रीकल्चर जो है और इंडस्ट्रीज, ये दोनों काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था वो हंटिंग करता था, शिकार करके खाता था, और टाइम के साथ साथ उसने एग्रीकल्चर शुरू कर दी 1 लाख साल पहले। सो अर्ली एग्रीकल्चर सिस्टम में कोई मशीन नहीं थी, ट्रेडिशनल मेथड से जो किसान थे वो पशुओं से हल जोतते थे और अपना लाइफ स्टॉक होता, गायें भैंसें थी, फ़िश फार्म भी थे। प्राइमरी गोल उसमें था टू प्रोड्यूस फूड एंड द आइटम ऑफ द फैमिली। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ा काफ़ी उद्योग उसके साथ में आगे, मछली पालना शुरू कर दिया। मेन वहाँ था कि फैमिली के लिए खाना उगाना। अगर उसके पास सरप्लस फूड होगा तो सेम ट्राइड फॉर ट्रेड। जब ज़्यादा जिनके पास फूड था उन्होंने क्या किया, फिर उसका व्यापार करना शुरू कर दिया जिसके पास ज़्यादा अनाज था। विद एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा मशीनरी आ गई, उससे मार्केट भी बढ़ी एग्रीकल्चर की और लार्ज स्केल के ऊपर काम चला। देयर इज़ एन एविडेंट शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एग्रीकल्चर इन मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के मिड में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई, इससे मॉडर्न इक्विपमेंट आए, इलेक्ट्रिकल पावर, सिंचाई के साधन, इरीगेशन गैजेट, फर्टिलाइज़र, खादें, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ हुई। उससे काफ़ी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हुई, इसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। सो इट लीड टू न्यू बिजनेस, उससे आ गया एग्री बिजनेस, इसको खेती बाड़ी बिजनेस में कन्वर्ट होगी। द फॉलोइंग 3 आस्पेक्ट्स के मैन्युफैक्चर, फार्म इक्विपमेंट एंड अदर एग्रीकल्चर अप्लायंसेस, ग्रो, प्रोड्यूसर ऑपरेशन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फार्म प्रोडक्शन, ये इसके साथ आ गया। एग्री बिजनेस से काफ़ी डेवलपमेंट हुई, काफ़ी न्यू इंडस्ट्रीज़ आई, कंपनी बनी, मीट प्रोसेसर, फूड कैनियर, कोल्ड स्टोर, फ्रीज़र, ये साथ में फ्रीज़र वगैरह आ गए। नो डाउट द मॉडर्न एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया प्रोडक्शन में,
तो इससे काफ़ी इंडस्ट्रियल मैन जो इकोसिस्टम भी ख़राब हुआ, क्योंकि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने से हमारी एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूट हो गई हैं, पानी का टॉक्सिक लेवल बढ़ गया है, काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, और पेस्टिसाइड जो हैं हमारी फसलों में भी आने शुरू हो गए हैं। इंडस्ट्रीज़ ये कन्वर्जन करती है रॉ मटेरियल का, इससे प्रोडक्ट बनते हैं। इंग्लैंड में 1700 AD में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्टार्टिंग हुई थी। मैन्युफैक्चर वहाँ मैन था, उसने घर में काम किया, घर में छोटे छोटे उद्योग होते थे। फिर 20वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई। मिडल ऑफ 18th सेंचुरी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हुई, कंसोलिडेटेड टू मशीनाइजेशन ऑपरेशन, एंड दिस लीड टू एन इमरजेंस ऑफ अर्बन इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैज़ ब्रॉट ए मेजर चेंज इन इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. तो 18वीं सदी के एंड में काफ़ी ज़्यादा उद्योग बढ़े, छोटे उद्योगों से बड़े उद्योग बढ़े, और इससे मशीनें नहीं आई, उससे अर्बन इंडस्ट्री, शहरों में उद्योग खुल गए. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हुई, इससे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बने, लोगों को नौकरियां मिली, और उससे इन्फ्लक्स ऑफ मटेरियल, फ्यूल, फूड, मिनरल, टिम्बर रोज शार्पली इनटू सिटीज़. तो गांव से शहरों में कच्चा माल आना शुरू हो गया. सो बोथ द सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट हैव नो कंपटीशन बट आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का कोई इतना कंपटीशन नहीं है, बट एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे हैं. इट कैन बी कंक्लूडेड बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एसेंशियल है सोसाइटी के लिए और बेटर लाइफ एंड लॉन्गेविटी देने के लिए. सोशल फैक्टर क्या है जो हमारी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं? फर्स्टली है गरीबी, पॉवर्टी. लोग गरीब हैं, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं है, रहने के लिए कपड़ा, ये बेसिक नीड्स नहीं है. सो सोर्सेज नहीं है उनके, और अपना 2 स्क्वायर मील 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते. सो यहाँ पे 6 बिलियन पीपल जो हैं ऐसे लोग देश में, पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं. अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी है. पॉवर्टी जो है रिटार्ड करती है किसी कंट्री की डेवलपमेंट, एंड पीपल लिविंग देयर सफ़र फ्रॉम क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन एंड नेवर वेंचर टू स्कूल. कुपोषित होते हैं बच्चे, कभी स्कूल नहीं जा पाते. एंड क्वाइट ए फ्यू ऑफ देम हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटी. कई ऐसे लोग बहुत कम होते हैं उनमें से जिनको पीने लायक पानी और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है. बट पॉवर्टी मेन कॉज है. इसमें कारण है पॉपुलेशन बढ़ना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज. कईयों के पास रिसोर्सेज हैं, कईयों के पास नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है. तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है और गरीबी बढ़ती है. एफुलेंस क्या है? हैविंग लॉट ऑफ मनी एंड वेल्थ लीडिंग टू गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अकॉर्डिंगली एफुलेंस प्ले डायरेक्ट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, as every development project require a lot of money. For example, an affluent country has no problem in constructing a dam, whereas the developing country cannot think it due to the financial constraint. तो एफुलेंस है, देश के पास पैसा कितना है, उसके पास खजाने में पैसा कितना, ट्रेजरी कितनी है, मॉनेटरी क्या है उसके पास, ये चीज़ें इफेक्ट होती है. अगर कोई देश समृद्ध है, डेवलप है, पैसे की कमी नहीं है, तो कोई भी मेगा प्रोजेक्ट लगा सकता है, मेगा इंडस्ट्री लगा सकता है. बट जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो सोच नहीं सकते. जैसे बड़ा डैम बनाना हो, अमेरिका एक दिन में तैयार कर सकता है, बट इंडिया नहीं सोच सकता है. एजुकेशन अनदर सोशल फैक्टर है जो डेवलप करता है. एजुकेशन के साथ लोगों को अपने राइट्स का पता लगता है, वो न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपनी हेल्थ के बारे में पता लगता है. वोकेशनल ट्रेनिंग से वो अपना रोज़गार चला सकते हैं. एजुकेशन से साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों में आ जाता है और ओपन माइंडेड होते हैं, और सोसाइटी के जो बैड रिचुअल्स हैं उनको वो निकालते हैं और अच्छा ब्रॉड माइंडेड जीते हैं. एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा एक है, इसमें जॉब करते हैं आप, आपको पैसा मिलता है, और जिस देश में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें ऑटोमेटिकली सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट झलक के आती है. ठीक है ना. चाइल्ड लेबर्स बहुत ज़्यादा एक क्रुएलिटी है, एक कर्स है समाज के लिए. ये ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से, गरीबी से होता है. इससे बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है 16 साल से कम उम्र के बच्चों से, और उनकी हेल्थ इफेक्ट होती है. अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. जो चाइल्ड लेबर बच्चों से करवाते हैं उनको सज़ा होती है. चाइल्ड मैरिज काफ़ी पहले की समस्या थी इंडिया में. 70-80 साल पहले छोटी उम्र में ब्याह कर देते थे. बट राजा राम मोहन रॉय जो थे एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने इस कर्ज को समाज से हटाया
और अंग्रेज़ों ने भी काफ़ी ऐसे लॉ पास कर दिए कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। वो अर्ली एज में शादी होगी तो वो बच्चा पैदा करने के लिए तैयार नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा खाना बनाने का, उठने का, बैठने का। तो ये भी एक तरह का लड़कियों के ऊपर अत्याचार था। तो ऐसे महान लोगों ने इनको इस कूट प्रथा को ख़त्म किया। ह्यूमन हेल्थ, इंसान की हेल्थ कैसी है, वो फिज़िकली मेंटली जो है हेल्थी है। काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जो समाज में हैं, और अगर वो गरीब होगा तो बीमारियां ऑटोमेटिकली कम्युनिकेबल डिजीज़ लगेंगी, टीबी, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, और उससे जो डेथ रेट है बढ़ जाता है। तो अगर उसके पास अच्छा स्टैंडर्ड होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, तो उससे बच पाएगा। HIV एड्स जो है 20वीं सदी में काफ़ी बड़ी बीमारी बन गई है। कैंसर का इलाज है बट HIV का अभी कोई इलाज नहीं है। WHO इसके ऊपर काम कर रहा है, और 40 मिलियन जो हैं इससे मर रहे हैं, जूझ रहे हैं। और एक वायरल डिजीज़ है जो सेक्सुअल एक्ट से इन्फेक्टेड पर्सन में होती है। इसका फर्स्ट केस USA में 1981 में आया था, चाइना में 1986 में आया था। और पर्सन टू पर्सन सेक्सुअल कंटेमिनेटेड नीडल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से हो जाता है, और इससे इम्यूनिटी वीक हो जाती है और डेथ हो जाती है। इससे T सेल, CD4 सेल कम हो जाते हैं, और एक्सपर्ट बिलीव करते हैं इसका प्रिवेंशन यही है, अगर हम एड्स को रोकना है तो जो सेक्स को रोकें, अनप्रोटेक्टेड सेक्स को। सोशल कल्चर एंड इथिकल वैल्यू, हमारे समाज की क्या वैल्यू है, हमारा कल्चर क्या है, हमारा इथिक्स क्या है। तो यहाँ पे धर्म क्या है, और धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी पीस को और डिग्रेड करे इन्वायरमेंट को। प्रेजेंट सेटअप, मैन कंसिडर हिमसेल्फ रूरल टू नेचर। आज के समय में समाज के जो ह्यूमन है वो सोचता है कि मैं कुदरत के ऊपर राज करूंगा, डिग्रेड कर रहा है, पेड़ काट रहा है, पशुओं को मार रहा है। काफ़ी बुराइयां इंसान में आ गई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो। पशुओं की हत्या हो रही है, उनको खाया जा रहा है, उनका शिकार किया जाता है, अपने इलाज के लिए पेड़ काटे जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। लोगों में एथिकल्स वैल्यू नहीं है। कल्चर पहले काफ़ी एडवांस था, अब लोगों में कल्चर ख़त्म होना शुरू हो गया है। हिंदू मिथोलॉजी में ब्रह्मा क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग एज द कैस्टेडियन ऑफ द नेचर वेल्थ। इट इज़ अपॉन मैन टू यूज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इरिस्पॉन्सिबिली। ब्रह्मा को मानते हैं सभी हिंदू धर्म में। ब्रह्मा भगवान का जिक्र आता है जिसने सृष्टि का निर्माण किया। तो उन्होंने कहा है कि भगवान ने जो मनुष्य को भेजा है वो एक कस्टोडियन है, एक सुपरवाइज़र है, समाज दुनिया को संभाले, कुदरत को संभाले, अपनी जिम्मेवारी समझे। आज का मनुष्य जो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रहा। वी मस्ट कंसिडर आवर सेल्फ ए पार्टिसिपेंट एंड डील विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड विद अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। गुड सोशल कल्चर एंड इथिकल वैल्यू, सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल से इन्वायरमेंट में पीस एंड कंटेंटमेंट आएगी, शांति आएगी। तो दिस वाज द चैप्टर नंबर 4, और मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मैं ये समझाने में कामयाब हो पाया हूँगा। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर का आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, और वेलकम लाइफ +1 के जो चैप्टर रहते हैं वो भी आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा मेहनत करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।